हेलो एवरीवन। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होती है ह्यूमन बॉडी और इसके अंदर हम क्या क्या मेन चीज़ें हैं इस ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो ज़रा इसके अंदर पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी बेसिकली है क्या। ठीक है, अबाउट ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी को थोड़ा साइड में रखकर अगर उसको बिल्कुल उसके कंपोजिशंस देखें कि किस तरीके से बना है, तो सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट इसकी सेल होती है। फिर ये जो सेल है इसकी बेसिक यूनिट मानी जाती है, इसलिए आपको याद रखना कि ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल मानी जाती है। अगर हम एक एडल्ट के अंदर देखेंगे कि कितनी सेल्स पाए जाते हैं, तो ये 30 से लेकर 40 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं और एस्टिमेट किया जाता है कि ये 240 सेल जो बिलियन सेल्स हैं वो एवरीडे प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि जैसे कंबाइन हो जाते हैं टुगेदर और फिर एक सिमिलर फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो उसकी वजह से एक बनता है टिश्यू। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है ह्यूमन बॉडी की। यानी कि सबसे छोटी जो यूनिट हमें यहाँ पे देखने को मिली या बेसिक यूनिट जो देखने को मिली वो थी सेल। सेल से बना यहाँ पे टिश्यू। अब टिश्यू क्या है? क्यूमुलेटिव इनटू ऑर्गन्स। टिश्यू जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गन्स के अंदर एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म करते हैं और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये आपका पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी को बना देता है। तो यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से जाके हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे तैयार निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और बेसिक फैक्ट्स पढ़ देंगे, लेकिन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। यही आपका पूरा ह्यूमन बॉडी को यहाँ पे कवर अप कर लेगा। सबसे पहला है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, देन है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इन सारी चीज़ों को जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनको भी समझने से पहले अगर हम देखें कि एक तरीके से मान के चलिए, अगर आपको कोई चीज़ या बिल्डिंग बनानी है या कोई भी चीज़ आपको बनाना है, उससे पहले आपको एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको एक ढांचा उसको देना पड़ेगा। उस ढांचे को हम बोलते हैं स्केलेटन फॉर द ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक डिजाइन की जरूरत है, और वही जो बेस हम बोलते हैं वो बेस है यहाँ पे स्केलेटन। जो ह्यूमन बॉडी है ये शो करती है हमें नंबर ऑफ वैरायटी मूवमेंट्स यहाँ पे शो करती है, जैसे कि चलना, खाने का मूवमेंट हो जाएगा, क्रॉलिंग का मूवमेंट हो जाएगा, रेंगने वाला, या जंपिंग का मूवमेंट हो जाएगा, या क्लाइंबिंग। अलग अलग प्रकार के डिफरेंट मूवमेंट्स हैं। ये आपको किसके बेसिस के ऊपर करोगे, और ये जो मूवमेंट्स है काफी हार्ड मूवमेंट्स हैं, यानी कि आप क्लाइंब कर रहे हो या जंप कर रहे हो, तो इसके लिए आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस जो होना चाहिए वो कुछ अच्छा और मजबूत होना चाहिए। तो वो जो मजबूत बेस है उसी को हम स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रेमवर्क है enables to do these activities in is the skeleton। ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रेमवर्क है यही आपको स्केलेटन बोला जाता है, जो आपको ये मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ह्यूमंस हैव सच 300 बोन्स एट बर्थ। यानी कि अगर आप एक इन्फेंट की बात करेंगे, यानी कि एक बेबी की बात करेंगे, इन्फेंट बेबी, तो उसकी जो बोन्स उसके अंदर पाई जाएंगी वो 300 बोन्स पाई जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होगा और एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसके अंदर 206 बोन्स पाई जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206 पाई जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो आपस में ही फ्यूज हो जाती हैं, यानी कि आपस में मिलकर एक लंबी बोन बन जाती है, या कुछ अदर रीजन्स होते हैं उसके, तो वो सब हटाकर फिर जो बोन्स बनती हैं वो टोटल 206 बोन्स बनती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये आप देख रहे हो, ये नंबर 1 स्ट्रक्चर, ये जो नंबर 1 स्ट्रक्चर है ये पर्टिकुलरली एक स्केलेटन का सिस्टम है, जहां पे आप अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हो स्केलेटन के। ठीक है, अब इसी स्केलेटन के ऊपर आपको काफी ज्यादा यहाँ पे ऑर्गन्स लगाए जाएंगे, यहाँ पे आपको मसल्स बिल्डअप किए जाएंगे, अलग अलग चीजें यहाँ पे पुटअप की जाएंगी, और फिर आप देखिए कंप्लीट बॉडी यहाँ पे बनकर तैयार होती है। यानी कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप प्रिपेयर करोगे, इसको खूबसूरत बनाओगे, यानी कि इसको और भी इसके अंदर माल मटेरियल डालोगे, तब जाके एक पूरा बिल्डिंग खड़ा करोगे। तो ये जो बिल्डिंग है आप देख सकते हो नंबर 2 सिस्टम के अंदर, यानी कि नंबर 2 फिगर के अंदर। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं
कि जो स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, इसका काम क्या है बेसिकली, इसको हम क्यों बनाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो डिफरेंट मूवमेंट्स देने के लिए, एक और रीजन है कि ये जो है ऑर्गन्स आप इसके अंदर लगाओगे, जिसमें से कुछ और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर। ऐसे ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो ऐसे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्केलेटन और बनाए गए, यानी कि स्केलेटन्स के अलग अलग पार्ट्स बनाए गए जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बोन्स आर अटैच्ड टू अदर बोन्स थ्रू लिगामेंट्स एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। अभी हम जानेंगे कि लिगामेंट क्या होता है और किस तरीके से। देखिए, बोन्स को आपस में बोन से कनेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा कनेक्टिंग के लिए। जैसे कि हम घर में देखते हैं, हमें पाइप से पाइप को कनेक्ट करना है तो हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर लगाना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ती है जिससे हम उसको कनेक्ट कर पाए, या कोई टूटी हुई चीज है उसको जोड़ने के लिए आपको टेपिंग करनी पड़ती है जिससे कि वो जुड़ जाए। इसी तरीके से अलग अलग बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लगाया गया जो कि है लिगामेंट। और भी यहाँ पे है, चलिए जानते हैं क्या है। जॉइंट्स आर द पॉइंट्स एट विच टू और मोर बोन्स मीट। देखिए, जॉइंट्स क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जॉइंट्स। जॉइंट्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स भी आकर मिल सकती है, अदरवाइज दो बोन्स तो स्पेशली वहां पे आपके लिए रहेंगी, दो बोन्स वहां पे ज्वाइन करेंगी, ठीक है। और इन्हीं जॉइंट्स की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट हो पाते हैं, इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हो पाते हैं, तो ये मूवमेंट आपको देते हैं, रोटेशन आपको देते हैं। ये अदर फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो अदर चीजें जो हैं यहाँ पे मेनली देने का काम करते हैं ये जॉइंट्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी देने का जो काम है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जॉइंट हैं जो कि कुछ मूवेबल होते हैं, तो कुछ ऐसे भी जॉइंट्स हैं जो इमूवेबल हैं, जो कि बेसिकली हमारे क्रेनियम, जैसे कि हमारे ब्रेन है जिसके ऊपर रखा है, यानी कि स्कल वाले जो होते हैं पार्ट्स, उसके अंदर काफी सारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी पाए जाते हैं। अब जरा इसको सीखते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी वाले जो है, तो जॉइंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। तो कुछ मूवेबल जॉइंट्स होते हैं तो कुछ इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। मूवेबल जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, लेकिन वाइल इमूवेबल जॉइंट्स आर फिक्स्ड जॉइंट्स, ये फिक्स्ड रहते हैं अपनी पोजीशन पे, लेकिन मूवेबल वाले मूव कर सकते हैं। आर नॉन फ्लेक्सिबल सिंस बोन्स आर फ्यूज्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोन्स को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वो हिल नहीं सकते हैं अपनी जगह पे से। तो ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स और एक होते हैं मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम मसल्स के ऊपर। अब आपने जॉइंट्स कर दिए, एक स्ट्रक्चर बना दिया, जॉइंट्स भी कर दिए, और उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, चलिए यहीं पे देखेंगे। तो मसल्स जो हैं, अब आपने मसल्स लगाना स्टार्ट कर दिए, अब उसको जो आपने बॉडी क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो आपने वहां पे बनाया, अब उसको भरने का यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ। तो मसल्स आपने बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया। मसल्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि आपकी बोन्स को हरकत देने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, उसको मूवमेंट देने के लिए और अच्छा यहाँ पे काम करने का काम करता है। अब मसल्स जो हैं ये टेंडन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो बोन्स हैं वो आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही मसल्स जो हैं वो आपके टेंडन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। यानी कि मसल्स को बोन्स के साथ अगर आपको अटैच करना है तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ आपको चाहिए रहेगा, तो वो चीज का नाम है टेंडन। चलिए अब ये फिगर हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक बोन है, ये ऊपर आपका स्केलेटल मसल है, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक टेंडन नाम करके यहाँ पे एक बाइंड किए हुए है मसल को बोन के साथ, इसको हम बोलते हैं टेंडन, ठीक है। इसको मैं अभी आउटलाइन कर देता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम टेंडन बोलेंगे। अब लिगामेंट कहाँ है, तो लिगामेंट जो है जो कि बोन को बोन के साथ जोड़ेगा उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो यहां से पूरा इस तरीके से, ये जो पोजीशन है ये पूरा लिगामेंट का पोजीशन है, जो कि आप देख सकते हो बोन को बोन के साथ जोड़कर रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये जॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। अब मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स के आपके जो मूवमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्शन के थ्रू होते हैं, यानी कि उनके अंदर प्रेशर
आप इस तरीके से बोल सकते हो कि वो रिलैक्स भी हो सकते हैं या उनके ऊपर थोड़ा दबाव भी डाल सकते हो, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। करस्पॉन्डिंग मसल्स प्रेजेंट इन दैट रीजन, तो इस चीज का जो रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन का जो काम होगा वो उस रीजन के प्रेजेंटेड मसल्स के थ्रू वहां पे किया जाएगा। अब जॉइंट्स हेल्प इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बोन्स। आप अभी हमने देखा था कि जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक मूवेबल एक इमूवेबल। तो जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे बोन्स को, जिससे कि वो इजीली मूव कर पाए। बट अ बोन कैन नॉट बी बेंट और स्ट्रेच अंटिल अ मसल एक्ट्स ऑन इट। अब बोन्स का तो आपने कर दिया, जिस तरीके से हमने एक डोर को हम एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे डोर है आपने उसको लगा दिया, अब आप उसको खोल रहे हो बंद कर रहे हो, लेकिन वो आवाज करेगा या वो घिस जाएगा या जल्दी बेकार हो जाएगा अगर आप उसके अंदर ऑयल ना डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने मसल डालने का काम कर दिया। मसल क्या करेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी देगा जिससे कि वो इजीली बेंट हो सके, स्ट्रेच करना चाहो तो स्ट्रेच हो सके, ये सारे काम वहां पे इजीली हो पाए, इसलिए आपने वहां पे मसल भी डाला और इसका मेन रोल यहाँ पे मसल ही करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि मसल अटैच टू द बोन पुल्स इट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी कि मसल ही एक ऐसी चीज है जो कि उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जिस डायरेक्शन में आप उस चीज को घुमाना चाहें, जैसे हाथ है उसको आप हाथ के अंदर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं हैंड या लेग्स के अंदर, या स्कल जो कनेक्टेड है हमारा, तो उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो रोटेशन वाले जॉइंट्स हैं या डायरेक्शन वाले जॉइंट्स हैं। जैसे डोर वाला है एक, यानी कि हमारा जो हैंड या लेग का है वो डोर वाला जॉइंट, यानी कि आप एक ही दिशा के अंदर लेग वाला जो है कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट्स हैं। तो ये था फिगर, मैंने आपको बताया था किस तरीके से टेंडन और लिगामेंट आपस में कनेक्टेड करते हैं। बोन टू बोन को कनेक्ट करने के लिए आपको आंसर देना है लिगामेंट, एंड बोन टू मसल अगर आपको कनेक्ट करना है तो टेंडन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, अब जरा वो देखते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो ह्यूमन बॉडी के अब हम पार्ट्स देखेंगे और उसके कुछ फंक्शंस जानने की कोशिश करेंगे। द लिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स वेरी एज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गन इज स्टिल अप फॉर डिबेट। अगर हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो अगर अलग अलग जगहों पे, अगर अलग अलग बुक्स के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग वैल्यूज वहां पे लिखी हुई है कि भैया इतने पार्ट्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, इतने ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड को ना लेते हुए चलें, यानी कि ये डिबेट के अंदर है क्योंकि अभी भी हम प्रॉपर तरीके से पता नहीं लगा पाए कि टोटल ऑर्गन्स कितने हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास जो है 79 ऑर्गन्स की, यानी कि अभी तक हमारे पास 79 ऑर्गन्स हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। आई थिंक इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा जरूर हो सकते हैं, बट 79 एस्टिमेटेड वैल्यू है। वी ऑल्सो प्रोग्रेस ऑर्गन्स दैट हैव लॉस्ट, यानी पॉजिस, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो हम खो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो देयर फंक्शंस थ्रू आउट अवर इवोल्यूशन, अब इनके फंक्शंस कैसे चेंज हुए इवोल्यूशन से। तो अभी हमने एक वीडियो डाला था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किस तरीके से इवोल्यूशन हो सकते हैं और किस तरीके से वहां पे वो थ्योरी को डेवलप किया गया चार्ल्स डार्विन के थ्रू। वो अगर आपको जानना है तो अभी आई बटन के ऊपर आप देखिए, ऊपर की साइड राइट में आपको एक लिंक मिलेगा आई बटन पे, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उसको जाकर देख सकते हो। तो सच ऑर्गन्स, अब जो ऑर्गन्स इवोल्यूशन के थ्रू नहीं हुए हैं, वेनिस्ड हो चुके हैं, तो वो ऑर्गन्स अभी भी प्रेजेंट है, उनके कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो सम ऑफ दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड फॉर्म सिस्टम्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। तो देखिए, सम ऑफ दीज ऑर्गन्स, इनमें से कुछ ऑर्गन्स जो है एक साथ काम करते हैं या एक पूरा सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, तो उनको हम अब यहाँ पे सेट ऑफ फंक्शन बोल रहे हैं। अब कलेक्टिवली दीज आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन का पूरा एक आप सिस्टम बना दोगे तो उसको कलेक्टिवली वर्क करवाओगे तो उस पूरे का जो फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है वो है ऑर्गन सिस्टम। तो अगर इन 79 ऑर्गन्स को हटा दिया जाए और इनमें से मेनली 5 ऑर्गन्स को उठा लिया जाए, जो कि हमारी सर्वाइवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें से एक ऑर्गन भी चला जाता है तो हमारी लाइफ में से हम टर्मिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्रूशियल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास, फर्स्ट वन ब्रेन, सेकंड वन हार्ट, थर्ड वन लिवर, फोर्थ वन लंग्स एंड फिफ्थ वन हमारे पास है किडनी। ये 5 जो ऑर्गन्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के।
तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि बेसिकली हमारे हार्ट का पूरा इसके अंदर प्रोसेस मौजूद है, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन करवाता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर पाए गए ऑर्गन सेल्स वगैरह तक ये चीजें पहुंच सकें, जिससे कि हम इजीली जो है अपना सर्वाइव कर सकें। तो सर्कुलेशन सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ गया कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलेंगे। कार्डियो एक तरीके से हम हार्ट से रिलेट करते हैं, तो ये अपना हार्ट सा हो जाएगा, ठीक है। इट comprises the heart and all the blood vessels like arteries, capillaries and veins जैसी चीजें इसके अंदर पूरा इसको मिलाकर ये पूरा अपना बनता है। इसके अंदर दो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेशन के, जिनका नाम है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए, एक तो ये हमारे पास दो तो हमारे पास ये है ही कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, एक और है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन। ये तीसरे टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पे आ जाता है, जो कि क्या करता है जरा देखते हैं कि बिकॉज ब्लड इज बॉडीज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स टू द सेल्स एंड वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम इट। तो इसका काम ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास तीन ही हो गए, और एक बॉडी कनेक्टिव टिश्यू जो है ये क्या करेगा, जो ब्लड है हमारा एक बॉडी कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करेगा, जितने भी हम जैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो हर एक सेल या हर एक ऑर्गन को, टिश्यू को वो चीजों की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। तो अब उन तक वो चीजें कौन पहुंचाए, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पे ब्लड वर्क करता है। वो सारी चीजों को सेल्स तक या बाई वेस्ट जो बाई प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, या जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजों को प्रोसेस में लाना और उन तक ये सारी न्यूट्रिशन मिनरल्स को पहुंचाना, ये सेल्स तक पहुंचाना, ये टिश्यूज ऑर्गन्स तक पहुंचाना, उसका काम करता है ब्लड। अब ब्लड को सर्कुलेट कौन करेगा, तो वो है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। हैंस इट इज नोन एज बॉडीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो ब्लड है बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं मैंने आपको समझाया। Anatomically, the human heart is similar to other vertebrate hearts. वर्टिब्रेट हर्ट्स जो है एनिमल किंगडम के अंदर आप जाओगे तो वहां पर देखोगे तो अलग अलग हर्ट्स पाए जाते हैं, तो लगभग उनकी जैसा ही रहता है, तो इसलिए उसको होमोलोगस ऑर्गन भी बोलते हैं। होमो मतलब सेम, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन यानी कि उनके जैसा लगभग सेम ऑर्गन्स हो जाता है। चलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ह्यूमन हार्ट जो है वो बिल्कुल पिग का जो हार्ट होता है उसका जैसा बिल्कुल सेम फंक्शन होता है, ह्यूमन हार्ट एंड पिग हार्ट। चलिए तो यहाँ पे अब देखते हैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखो तो ये ब्लू कलर की जो लाइंस हैं इनको हम बोलेंगे पल्मोनरी वीन्स, और जो सर्कुलेशन के लिए हमने रेड कलर की लाइंस बनाकर रखी हुई हैं ये हमारी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, और ब्लू कलर वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब जरा इसके अंदर हम देखेंगे होता क्या है। देखिए जब हम ब्लड जो है जब चीजों को ट्रांसपोर्ट कर वापस आता है, तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये हम समझ सकते हैं कि ये खाली हो जाता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन रहता नहीं है, सारी चीजें खाली हो जाती है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। लेकिन अब इसको फिर से भरने का काम कौन करेगा, वो हार्ट करेगा, ठीक है, यानी कि लंग्स करेंगे, यानी कि इसको दोबारा से ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे, इसके अंदर न्यूट्रिशंस मिनरल्स सब डाले जाएंगे, जिससे कि ये दोबारा से सारे ऑर्गन्स को, सेल्स को वो सारी चीजें प्रोवाइड करे। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम आ जाते हैं, एक हो जाता है पल्मोनरी सिस्टम और एक हो जाता है आपके पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, लंग्स का यूज किया जाएगा, ठीक है, लंग्स का यूज किया जाएगा और हार्ट का यूज किया जाएगा। हार्ट क्या करेगा, पंपिंग का काम करेगा, यानी कि ब्लड को इधर से उधर ले जाने का काम करेगा। लंग्स क्या काम करेंगे, लंग्स काम करेंगे इसको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। तो देखिए आप जो ब्लू कलर वाला पार्ट देख रहे हो, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगे, ठीक है, कहां पर लेकर जाएंगे, ये लंग्स में जाएगा डायरेक्ट, ये लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लिया जा रहा है और ये लंग्स तक पहुंचाया जा रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे फिर से ब्लू लाइंस है, यहाँ से भी यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले लंग्स में पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए।
अब ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीजनेट करता जाएगा, इसको ऑक्सीजनेट करता जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुंचाएगा ब्लड, और नीचे वाले जो है वो नीचे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुंचाएंगे, ठीक है। अब ये जो है यहां से जो आप लंग्स से पहुंचा रहे हो इस ब्लड को, ये आ रहा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं, और ये नीचे वाले पार्ट जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये वाला जो ट्यूब देखोगे, ठीक है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगा, और ये वाला ट्यूब जो है वो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा लोअर पार्ट से, और इसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स पर पहुंचाएगा, लंग्स द्वारा से हार्ट को पहुंचाएंगे, एंड हार्ट उसको पंप कर देगा, और फिर से वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स एंड सेल्स को पहुंचाया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है सर्कुलेशन सिस्टम का। चलिए अब आ जाते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट फिगर्स देखने को मिल रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट हो जाता है, इसकी प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाती है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे ही हम माउथ से ईटिंग करना स्टार्ट करते हैं, च्यूइंग करना स्टार्ट करते हैं, तब वैसे ही हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, ये है माउथ, ये जो है ये माउथ है, माउथ से आपने खाना स्टार्ट किया, काम हो गया। फिर है टीथ, इसके अंदर टीथ का भी काम आ जाएगा, तो सेकंड वन है टीथ। फिर सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं जो कि सलाइवा को यहाँ पे भेजते हैं, यानी कि सलाइवा को रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 95% वाटर होता है एंड कुछ अदर चीजें होती हैं, जिससे कि मिलकर सलाइवा बनता है, जो कि कुछ चिपचिपा सा पदार्थ रहता है, ठीक है, जो कि मुंह में पाया जाता है। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये च्यूइंग में एक तो हेल्प करता है, साथ में पचाने का भी काम कर देता है। फिर फेरिंग्स आ जाता है, यहाँ पे आप येलो वाला पार्ट देख रहे हो, इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आपको एक फूड पाइप देखने को मिलेगा, इसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, और इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, फूड पाइप है, जिससे कि खाना नीचे की ओर उतरेगा। फिर आपको फिफ्थ हो गया, सॉरी ये एसोफेगस नहीं है, ये फेरिंग्स है। तीसरे पे ये सैलिवरी ग्लैंड्स थे, सैलिवरी ग्लैंड्स, एक सेकंड इसको करेक्ट करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स थे ये। फिर ये एसोफेगस नहीं है, ये फेरिंग्स है। फिर फिफ्थ पन पे आपको आ जाएगा एसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। अब आते हैं सिक्स्थ वन, ये जो है लिवर है। लिवर यहाँ पे आपको बाइल जूस देता है, यानी कि बाइल जूस पीने के लिए नहीं देता है, बाइल जूस को रिलीज किया जाता है, जो कि खाने को पचाने में मदद करेगा। लिवर के बाद आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट आपको स्टोमक मिल जाएगा, यानी कि ये स्टोमक में जाएगा, ठीक है। स्टोमक में सारा काम होगा, एंजाइम्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं, अभी सारी प्रोसेस यहाँ पे बताई जाएगी आपको। फिर पेनक्रियाज आ जाता है, आप ये जो छोटा सा यहाँ पे देख रहे हो एट्थ पॉइंट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यहाँ पे अपना पेनक्रिएटिक जूस जो है भेजता है, और जिसकी जो की मदद करेगा यहाँ पे इसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए फूड को। अब ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा मोटी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। 9th नंबर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और नीचे जो आप देख रहे हो यहाँ पे 10th पॉइंट, ये जो 10th पॉइंट है, सॉरी माफ करना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। 10th वन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, 10th वन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर हम आ जाते हैं 11th पॉइंट पे, तो इस साइड आप जब देखोगे यहाँ पे आपको लगा रहता है रेक्टम, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे रहता है। और फिर नीचे सबसे लास्ट में एनस आता है, और एनस जो है ये आपको वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने का काम करता है। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, यानी कि फूड को पचाने की क्रिया है, ठीक है। अब इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, ठीक है, अदर बॉडी को पहुंचाने के लिए, तो न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी आपने खाया हो उसमें से सब कुछ निकाल लिया जाता है, ठीक है। विच द बॉडी यूजेस टू फॉर ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। मान के चलिए आपको कहीं पर चोट आ जाती है, तो उसको उस इंजरी को हील करने के लिए यहाँ पे रिपेयरिंग की जो प्रोसेस होगी उसको हील करने के लिए उस चोट को यहाँ पे जो चीजें चाहिए होंगी वो आपके फूड से ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे कुछ मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे आपको माउथ मिलेगा, टीथ मिलेंगे, टंग मिलेगी, एसोफेगस, स्टोमक, लिवर, पेनक्रियास,
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मिलेंगे, जो इंटेस्टाइन अभी हमने पढ़े थे, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखनी है। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है माउथ से, जिसको हम मास्टिकेशन कहते हैं या च्यूइंग फूड बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपको सलाइवा जो है उसके साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है, और फूड एंड फॉर्म्स अ बोलस, एक बॉल के टाइप में एक बोलस फूड का बन जाता है और आप उसको लेकर लेते हो, स्वेलो कर लेते हो छोटे छोटे राउंड्स के अंदर, स्मॉल राउंड्स मास एंड कैन बी इजिली स्वेलोड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका यहाँ पे अपना काम करेगा। वंस स्वेलोड, एक बार आप इसको जब स्वेलो कर जाते हो, निगल जाते हो, तो यहाँ पे जो फूड है वो ट्रेवल करेगा ईएसोफेगस से, जो कि फूड पाइप है, ठीक है, और जो कि आपको डायरेक्ट स्टोमक के पास ले जाएगा फूड को, ठीक है। यहाँ पे ये फूड को यहाँ पे ले जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे स्टोमक क्या करेगा, एंजाइम्स या एचसीएल जो कि एसिड होता है, उसको यहाँ पे फूड को पचाने के लिए सेंड करेगा, एंजाइम्स को रिलीज करेगा, जो कि फूड का एक पेस्ट जैसा बना देंगे, ठीक है, फूड का एक पेस्ट जैसा बना देंगे। एंड अब यहाँ पे क्या होता है कि देन इट मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर, और यहाँ पे बाइल जूस लिवर के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, एंड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, एंड कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं पेनक्रिया से, जो कि पेनक्रिएटिक जूस होता है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब ये वो स्टेज है जहां से आपके जो न्यूट्रिशंस वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे, और जो लेफ्ट ओवर मटीरियल जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सेंड कर दिया जाएगा, जो कि लिक्विड या सॉलिड के अंदर अपना ट्रांसफर हो जाता है, जो ठीक है, और इसमें से वाटर भी रिमूव किया जाता है, बिकॉज लिक्विड से आपको अगर सॉलिड बनाना है तो उसमें से वाटर भी रिमूव किया जाएगा। फाइनली ये जो है वो रेक्टम की ओर पुश कर दिया जाता है, और अब वो तैयार है आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सारे चीज यहाँ पे रहती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग की प्रोसेस है। अब इसके अंदर देखते हैं कि रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है वो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हम बोलते हैं, यानी कि आप ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट करते हो यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप छोड़ते हैं बॉडी से। दिस सिस्टम इज नोन एज वेंटिलेटरी सिस्टम, और इस सिस्टम को हम वेंटिलेटरी सिस्टम बोलते हैं। गैस एक्सचेंज सिस्टम भी बोलते हैं, या रेस्पिरेटरी अपार्चर या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, तीन नाम है इसके। वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन बींग्स प्रोसेसेस लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, वो अगर उनको रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करना है तो यहाँ पे आपको लंग्स के थ्रू आप रेस्पिरेशन को कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये आपकी स्टार्ट होती है, ये जो साइकिल है रेस्पिरेशन की, ये आपकी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन ही साइकिल बोलते हैं इसको। अब इनहेलेशन रिजल्ट क्या देते हैं कि आपको ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, और एक्सहेलेशन रिजल्ट करता है कि कार्बन डाई के रूप में इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकिलोज, लंग्स एंड डायफ्राम। तो इनको जरा हम देखते हैं। आप जब इसको देखोगे तो सबसे पहले आपको नोज से स्टार्ट होता है, और नोज के अंदर पाई जाती है नेजल कैविटी, जो कि आपको ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल, यानी कि इनहेलेशन के लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फेरिंग्स। थर्ड पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा ट्रैकिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो देखने को मिलेगा वो आपको ब्रोंकाई देखने को मिल जाएंगे। एक सेकेंड, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाइज देखने को मिल जाएंगे, और ये जो ब्रोंकाई है आपके लंग्स के बिल्कुल अंदर तक यहाँ तक गए हुए हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक ये ब्रोंकाइज गए हुए हैं, ठीक है। फिर ये ब्रोंकाई जो है, इनके आप छोटे छोटे ये पेयर्स जो देख रहे हैं, ये जो पेयर्स हैं, ठीक है। फिफ्थ वन इसको हम बोल देंगे ब्रोंकाई, और फोर्थ वन जो आपका रहेगा ट्रैकिया, ठीक है। एक सेकेंड, थर्ड वन जो है आपका लेरिंग्स है, एक सेकेंड, लेरिंग्स, और फोर्थ वन जो है आपका
वो आपका हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो जो मैंने अभी रेड से बनाए हुए, ये ब्रोंकाइज होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई हैं उसके बाद इसके साथ कनेक्ट होंगे आपके लंग्स, यानी कि ये जो 6 पॉइंट है ये लंग्स हो गए, यहाँ पे आपका लंग्स कनेक्ट होगा। लंग्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो लंग्स की बेसिक यूनिट होती है एल्वियोलाई, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है किसी भी बेकार चीज से, ठीक है, अनप्योरीफाइड थिंग से। तो ये जो होती हैं ये एल्वियोलाई होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से पूरे में लंग के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ब्रोंकाइज जो होते हैं तो उनसे ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हार्ट, जो कि लंग्स के पीछे की साइड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 8 पॉइंट, ये रहा हार्ट। ये जो हार्ट है यहाँ पे ये मदद करेगा आपको सारी प्रोसेस के अंदर, यानी कि जो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बताया था कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना और फिर उसको लंग्स तक पहुंचाना, देन उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स के थ्रू जो दिया जाएगा हार्ट को, फिर वो हार्ट उसको पंप करके पूरी बॉडी के पास पहुंचाएगा। इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब आ जाते हैं हम नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये वॉलंटरी या इनवॉलंटरी एक्शंस को मेंटेन करता है। वॉलंटरी एक्शंस क्या होती है, इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। अब इट हैव्स द चैनल द सिग्नल टू एंड फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, यानी कि ये हमें सिग्नल्स भेजने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सिग्नल्स भेजने के लिए और उनसे रिसीव करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है। नर्वस सिस्टम के भी दो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है जरा देखते हैं, ठीक है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है वो भी देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कंटेन करेगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये गैंग्लिया जो कि इसके आउटसाइड में मतलब इससे बहुत बाहर रहती है और इसके अंदर नर्व्स वगैरह या ब्रेन के आउटसाइड रहती है, ठीक है, और एक स्पाइनल कॉर्ड को भी ये कनेक्ट करता है। और यहाँ पे एक्सॉन्स ये जो अभी हम देखेंगे क्या है सारे, और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, बिल्कुल एक तरीके से आप समझ लीजिए पूरा बंडल सा रहता है नर्वस सिस्टम का। अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरा बॉडी का सिस्टम है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मीडियन नर्व है, फिर ये हो जाएगी आपकी थोरेरिक नर्व और रेडियल नर्व, सैक्रल नर्व, सिएटिक नर्व और टीबियल नर्व, ठीक है। ये अलग अलग नर्व यहाँ पे आ जाएंगी, इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और ये एक आपका न्यूरॉन पाया जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर क्या रहता है कि जो सेंसर्स रहते हैं, ठीक है, एक्सॉन जो मैं आपको बोला था ये होते हैं एक्सॉन जो कि पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, न्यूरॉन्स जो है पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट। अब ये जो है ऊपर वाले ये आपको डेंड्राइट्स बोले जाते हैं और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये सोमा बोला जाता है। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये रिसीविंग या जो मैसेज है सिग्नल्स हैं उनको रिसीव या उनको भेजने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में कुछ नोड्स खाली जगह पाई जाती है जिसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो ये पूरे को हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सॉन हो गया, यहाँ पे सच1 सेल पाए जाते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं येलो कलर में ये माइलिन शीथ है और ये आपका बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। इस तरीके से पूरा एक न्यूरॉन बनता है। अब चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर फोरब्रेन, मिडब्रेन और हिंडब्रेन बने रहते हैं। फोरब्रेन जो आपके आगे के पार्ट रहता है, मिडब्रेन बीच वाला, हिंडब्रेन पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब ये जो है ये साइड में रहता है। फोरब्रेन जो है इसके अंदर आपको सेरिब्रम मिल जाएगा, हाइपोथैलेमस मिल जाएगा एंड थैलेमस मिल जाएगा। ये लार्जेस्ट पार्ट रहता है ब्रेन का, ठीक है। और सेरिब्रम जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है थिंकिंग के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, कंट्रोल जो मोटर फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है, रिसीविंग करता है, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड मेन फंक्शंस डन बाय दिस सेक्शन ऑफ द ब्रेन। यानी कि सेरिब्रम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को मान के चलिए आपको किसी चीज को पहचानना भी है तो ये पार्ट बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो इमोशन डेवलपमेंट या अदर चीजों की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फोर ब्रेन का यहाँ पे मौजूद होना बहुत जरूरी है। अब मिड ब्रेन आ जाते हैं। मिड ब्रेन जो है ये सिचुएट रहता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में। ये जो ब्रेन है ये एक ब्रेन की पूरी स्टेम मान लीजिए जो कि मिड ब्रेन बोली जाती है। ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेस जो होते हैं सुनने वाले या वो वाले जो सेंसेस होते हैं वो दरअसल मिड ब्रेन के थ्रू किए जाते हैं।
अब आ जाते हैं हम हाइंड ब्रेन के ऊपर। तो ये जो है मेडुल्ला या पॉन्स या सेरिबेलम वाले जो पार्ट होते हैं, इनको कनेक्ट करके पूरा मिड ब्रेन बनता है। ये जो इंटरकनेक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, ठीक है, ब्रेन की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं एंड हेल्प्स टू एकोमोडेट न्यूरॉन्स। अब इनको यहाँ पे कनेक्शन मिल जाता है न्यूरॉन्स का, एंड कनेक्ट देम टू द स्पाइनल कॉलम आर डन बाय हिंड ब्रेन। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन ही है जो कि कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स वगैरह को। यहाँ पे आ जाते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर, जो कि दो प्रकार की चीजों को कंसिस्ट करता है, एक है सोमेटिक और एक है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्राइमरी पर्पस के लिए यूज की जाते हैं, जो कि ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी इंपल्सेस वगैरह को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिए जाते हैं। इट इज लिंक टू ऑल द सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन से लिंक रहते हैं सारे ऑर्गन से, लिम्स से जो होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे लिंक्ड रहते हैं, स्केलेटल सिस्टम से लिंक्ड रहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक इमेजिनेशन यहाँ पे दी है, एक सिनेरियो दिया गया है कि मान के चलिए आप एक राइड कर रहे हैं बाइसाइकिल, और यहाँ पे सडनली आपने देखा कि एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल आपने देखा, या मान के चलिए कि यहाँ पे एक डॉग आपने देखा जो कि भाग कर रहा है। अब योर एबिलिटी टू इमीडिएटली सर्व आउट ऑफ द ऑब्स्टिकल्स पाथ एंड अवॉइड द क्रैश इन द रिजल्ट ऑफ सोमेटिक नर्व सिस्टम। अब आपको इमीडिएटली जो है सारी चीजों से बचना है, ऑब्स्टिकल्स से बचना है, तो उसके लिए पेरिफेरल सोमेटिक नर्वस सिस्टम का यूज यहाँ पे अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किए जाते हैं। तो दिस सिस्टम वर्क्स विदाउट द पर्सन्स एफर्ट, यानी कि आपको बिल्कुल सोचने या कुछ भी एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। द सिस्टम हेल्प्स टू रिलाई इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल्स एंड अब ये आप देख रहे हो इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो सोच नहीं रहे वहाँ पे। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजों को बचाने के लिए मान के चलिए आपके लंग्स हैं, हार्ट हैं, ठीक है, इनको बहुत ही ज्यादा ये ऐसे सिस्टम हैं जिनके अंदर आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि मुझे हार्ट का काम करवाना है या लंग्स का काम, ये ऑटोमेटिकली पूरा काम होता जा रहा है और आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये काम जनरेट होता है। ऑल्सो इट प्रिपेयर्स द बॉडी अगेंस्ट एनी वायलेंट एक्शंस या अटैक्स और एबनॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, जितनी भी एबनॉर्मल कंडीशंस आपकी बॉडी के, टेम्परेचर अप डाउन, ब्लड प्रेशर अप डाउन, ये पूरे के जो रेगुलेशंस होते हैं इसी के थ्रू किए जाते हैं। सच एज हाई बॉडी टेम्परेचर आप बोल सकते हो ड्यूरिंग फीवर, और हाई रेट्स ऑफ ब्रीदिंग हो जाना, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या कम हो जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। वाइल अगर हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि आपको किसी भी चीज से बचाने का, एक बहुत ही क्विक डिसीजन लेने का जो काम करता है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ये थे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।